हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मीनेश यादव है और आज हम जो चैप्टर हमारा शोषण और गैसों का विनिमय था वो इस वीडियो में पूरा करेंगे, जो कि हमारा एक पहला पार्ट हो चुका है, पहला वीडियो हो चुका है। वो आप देख सकते हो अगर आप देखे नहीं हो तो, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा या आप वीडियो वाले ऑप्शन में भी जाओगे या फिर आपको मैं प्ले लिस्ट भी बना दूँगा, उसमें भी आप देख सकते हो। अब हमारा जो सीरीज चल रहा है एनसीटी लाइन बाय लाइन, वो चलती रहेगी ऐसे ही, और आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना और लाइक कर देना और वीडियो को और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर देना, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसों का विनिमय। कूपिकाएँ गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती है। गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच भी होता है। इन स्थलों पर O2 और CO2 का विनिमय दाब तथा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई भी विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटक है। अब आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं और उसे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रमशः PO2 यानी कि P मतलब प्रेशर यानी कि दाब तथा PCO2 द्वारा दर्शाते हैं। वायुमंडलीय दाब और दोनों विसरण स्थलों में इन दोनों गैसों के आंशिक दाब तालिका 14.1 और चित्र में दर्शाए गए हैं। सारणी में दिए गए आंकड़े स्पष्ट रूप से कूपिकाओं से रक्त से ऊतकों में ऑक्सीजन के लिए सांद्रण प्रवणता का संकेत देते हैं। इसी प्रकार CO2 के लिए विपरीत दिशा में प्रवणता दर्शाई गई है, अर्थात ऊतकों से रक्त और रक्त से कूपिकाओं की तरफ। ठीक है, अब आप देख सकते हो, उसमें आगे का बाद में पढ़ेंगे। इसमें देखो आप, इसमें क्या दिया हुआ है, तालिका दी हुई है। देखो, वातावरण की तुलना में विसरण में सम्मिलित विभिन्न भागों पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब mmHg में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखो शोषण है जो क्या है। देखो, इसमें वायुमंडलीय वायवीय वायु दिया हुआ है, फिर इसमें दिया हुआ है कूपिका है, ये सॉरी वायु कूपिका है, अनऑक्सीकृत रक्त ऑक्सीकृत रक्त ऊतक में। जैसे O2 की लाइन में देखो, O2 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो O2 जो है वो अपन सांस लेंगे, वायु वातावरणीय वायु से और ऊतक तक जाएगा। तो वो याद रखना, वातावरणीय वायु में 159 होता है, फिर 104 वायु कूपिका में, फिर अनऑक्सीकृत में 40 हो जाएगा, ऑक्सीकृत में 95 हो जाएगा, ऊतक में 40। इसी तरह से ये तो इधर ऐसे जाता रहेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यूँ आएगा तो ऊतक में 45 है, अनऑक्सीकृत में फिर रक्त, फिर अनऑक्सीकृत रक्त में क्या आएगा 45 बढ़ जाएगा, वो भी फिर बाद वायु कूपिका में वापस कम हो जाएगा 40। उसके बाद वायु वातावरणीय वायु में छोड़ देंगे तो वो 0.3 हो जाएगा, याद रख लेना। ठीक है, और आगे देखते हैं। और एक चित्र में भी है, चित्र में भी यही चीज़ दी हुई है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप पढ़ सकते हो। फिर हम आगे पढ़ते हैं जो हमारा टॉपिक है। हाँ, यहीं से बचा था, क्या बचा था यहीं पे, ये बचा था कि चूँकि CO2 की घुलनशीलता O2 की तुलना में घुलनशीलता से क्या होती है 20 से 25 गुना अधिक होती है। जो CO2 है वो O2 से 20 से 25 गुना ज़्यादा घुलती है। किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ घुलती है, याद रख लेना। अंतः विसरण झिल्लिका में से प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर की विसरित होने वाली CO2 मात्रा O2 की तुलना में बहुत अधिक होती है। विसरण झिल्लिका मुख्य रूप से 3 स्तरों को बनाती है, 3 स्तरों को बनाती है। ये दिया हुआ चित्र देख लीजिए, ये वाला 3 स्तर कौन कौन से है, ये वायु रहा। ये देखो 3 स्तर कौन कौन से है, तो वो है सबसे पहले बाहर वाला जो है वो आधारीय तत्व है, रक्त के तत्व कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं है, फिर बाद में शल की उपकला किए है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे देखिए आप, क्या दिया हुआ है वो देखिए। यह था कूपिका की पतली शल की उपकला, शल की एपिथेलियम। ठीक है, जो सबसे बाहरी वाली कूपिकाओं की कोशिकाओं के अंतकला और उनके बीच स्थित आधारी तत्व जो कि पतली आधारीय झिल्ली की बनी होती है, तथा सहायक शल की उपकला आधारीय झिल्ली का और रक्त कोशिकाओं की अंतकला की एकल परत द्वारा घिरी रहती है। फिर भी इनकी कुल मोटाई 1 मिलीमीटर से बहुत कम होती है, 1 मिलीमीटर से कम होती है, इतने सारे 3 परत होने के बाद भी। ठीक है, इसलिए हमारे शरीर में सभी कारक O2 के कूपिका से ऊतकों और CO2 के ऊतकों से कूपिकाओं में विसरण के लिए अनुकूल होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए आप, आगे का टॉपिक गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, वो वाला ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम। अब आप देख सकते हो आगे क्या दिया हुआ है,
O2 और CO2 के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। लगभग 95% O2 का परिवहन रक्त में लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। कितना? 97%। कितना? 97% को इसका O2 का। और शेष 3% O2 का प्लाज्मा द्वारा घुल्य अवस्था में होता है। ठीक है। और लगभग 20 से 25% CO2 का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है, जबकि 70% का बाइकार्बोनेट के रूप में अभिगमित होता है। लगभग 7% प्लाज्मा CO2 प्लाज्मा द्वारा घुल्य अवस्था में होता है। ये चीज़ें याद रख लो। 97% O2 लाल रक्त कणिकाओं में, और जो 3% O2 है वो प्लाज्मा में, और जो 20 से 25% है वो CO2 है वो लाल रक्त कणिकाओं में, और जबकि 70% में बाइकार्बोनेट मेजोरिटी, और 7% जो है प्लाज्मा में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अब इस आगे का है टॉपिक है ऑक्सीजन का परिवहन देखेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्या दिया हुआ है? हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लोहयुक्त वर्णक है। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय रिवर्सिबल ढंग से बंध कर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का गठन कर सकता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम 4 O2 ऑक्सीजन अणुओं के वहन कर सकता है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधना प्राथमिक तौर पर O2 के आंशिक दाब से संबंधित है। CO2 का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता और तापक्रम कुछ अन्य कारक है जो इस बंध को बाधित कर सकते हैं। ठीक है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को PO2 के सापेक्ष आलेखित करने पर सिग्मोइड वक्र या फिर कर्व प्राप्त होता है। ठीक है। इस वक्र को वियोजन वक्र कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन से O2 बंधन को प्रभावित करने वाले PCO2 H+ आयन सांद्रता आदि घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। ठीक है। अब देख सकते हो इसमें ये जो ऑक्सीजन का वियोजन वक्र है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में पहले आ भी चुका है, अगर आप बोर्ड में भी हो तो भी आ सकता है। ये वाला जो है, ये जो है वो लिखा हुआ है इसमें, ऑक्सीजन वियोजन चक्र, आप देख लेना इसमें। ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ते, क्या दिया हुआ है? कुपिकाओं में जहाँ उच्च PO2 निम्न PCO2 कम H+ सांद्रता और निम्न तापक्रम होता है, वहाँ ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने के लिए सभी घटक अनुकूल साबित होते हैं, जबकि ऊतकों में निम्न PO2 उच्च PCO2 उच्च H+ सांद्रता और उच्च तापक्रम की स्थिति ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन के लिए अनुकूल होती है। इसे स्पष्ट है कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बंधना और ऊतकों में वियोजित हो जाना प्रत्येक 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनित रक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में ऊतकों को लगभग 5 मिलीलीटर O2 प्रदान करता है। याद रख लेना। फिर आगे देखते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। अब ऑक्सीजन का परिवहन देख लिया, अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। ठीक है। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बिनो हीमोग्लोबिन लगभग 20 से 25% के रूप में वहन की जाती है। यह बन जाती है बंधन CO2 के आंशिक दाब से संबंधित होती है। PO2 इस बंधन को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। ऊतकों में उच्च PCO2 और निम्न PO2 की अवस्था होने से हीमोग्लोबिन से CO2 का बंधन होता है, जबकि कुपिका में जहाँ PCO2 निम्न और PO2 उच्च होता है, ऑक्सी कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन से CO2 का वियोजन होने लगता है, अर्थात ऊतकों में हीमोग्लोबिन से संबंधित CO2 कुपिका में मुक्त हो जाती है। एंजाइम कार्बनिक हाइड्रोजन की सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में उच्च और प्लाज्मा में अल्प होती है। इस एंजाइम में से निम्नलिखित प्रक्रिया दोनों दिशाओं में सुगम होती है। ये देख लो क्या है, देखो CO2 H2O कार्बनिक हाइड्रेट है, फिर ये क्या बनता है। ठीक है, कैसे टूटता है वो देख सकते हो आप। फिर देखो आगे क्या दिया हुआ है, ऊतकों में अपचय के कारण PCO2 अधिक होने से CO2 रक्त RBC में और प्लाज्मा में विस्तारित होती है और HCO3 और H+ बनाती है। कुपिका में PCO2 कम होने से प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है, जिससे CO2 और H2O बनते हैं। इस तरह बाइकार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर पर ग्रहित और कुपिका तक परिवहित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ पुनः CO2 के रूप में मुक्त हो जाती है। प्रति 100 मिलीलीटर विऑक्सीजनित रक्त द्वारा कुपिका में लगभग CO2 की 4 मिलीलीटर मात्रा मुक्त होती है। ये वाला डायग्राम दिया हुआ है इसमें, अब देख सकते हो, अगर कुछ दिया होगा तो ये यही वाला है, आगे कुछ डायग्राम होगा अपन आप देखते हैं आगे। अब ये शोषण का विनिमय, अब क्या दिया हुआ है, शोषण का विनिमय। शोषण का विनिमय है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मानव में
अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण क्षमता है। यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होती है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। याद रख लेना कौन सा, मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र जो विद्यमान होता है वो श्वसन का नियमन करता है, याद रख लेना। मस्तिष्क के पोंस क्षेत्र में एक अन्य केंद्र स्थित होता है जिसे श्वास प्रभावी श्वास अनुचन न्यूमोटॉक्सिक केंद्र कहते हैं, जो श्वसन लय केंद्र के कार्य को संयंत्र या सुधार कर सकता है। इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं और इस प्रकार श्वसन दर रेस्पिरेटरी रेट को परिवर्तित कर सकते हैं। लय केंद्र के पास एक रस संवेदी क्या है, रस संवेदी केमियो सेंसिटिव केंद्र लय केंद्र के लिए अति संवेदनशील होता है, जो CO2 और हाइड्रोजन आयनों के लिए अति संवेदी होता है। इन पदार्थों की वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय होकर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है जिससे ये पदार्थ निष्कासित किए जा सके। महाधमनी चाप, आयोटिक आर्क और ग्रीवा धमनी है ना, कैरोटिड आर्टरी से जुड़ी संवेदी संरचनाएं भी CO2 और H+ सांद्रता के परिवर्तन को पहचान सकते हैं तथा उपचारात्मक कार्यवाही हेतु लय केंद्र को आवश्यक संकेत दे सकते हैं। श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वहीन है। अब है श्वसन के विकार, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। श्वसन का विकार है ना, यहाँ से नीट और बोर्ड में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड में तो ठीक है आते ही आते, लेकिन नीट में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। और अब दूसरी एग्ज़ाम की भी तैयारी करते जिसमें ये श्वसन और गैसों का विनिमय या श्वसन संबंधित कुछ प्रश्न पूछ रहे तो उसमें तो आता ही आता है। ठीक है, श्वसन के विकार, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, दमा है अस्थमा जिसे बोलते हैं, में श्वसनी और श्वसनिकाओं की शोथ के कारण श्वसन के समय घरघराहट होती है तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है, याद रख लेना। फिर श्वसनी शोथ या ब्रोंकाइटिस, यह श्वसनी की शोथ है जिसके विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन तथा जलन होता है जिससे लगातार खांसी होती रहती है। ठीक है, ओके। फिर है वात स्फीति या एम्फाइसीमा, एक चिरकालिक रोग है जिसमें कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे गैस विनिमय सतह घट जाती है। धूम्रपान इसके मुख्य कारकों में से एक है। भाई देख लो, धूम्रपान कर रहे हैं उनके लिए मतलब धूम्रपान मत करना, ठीक है। वैसे तो कोई नहीं करता होगा, सारे की सारे समझदार हैं। फिर बाद में व्यावसायिक रोग है, व्यवसाय श्वसन रोग है, ऑक्यूपेशन रेस्पिरेटरी डिजीज़, कुछ उद्योगों में विशेषकर जहाँ पत्थर की घिसाई पिटाई या तोड़ने का कार्य होता है वहाँ इतने धूल कण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं कर पाती है। दीर्घकालीन शोध प्रभाव उत्पन्न कर सकता है जिनसे रेशमी ऊतकों की प्रचुरता होती है जिसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इन उद्योगों के श्रमिकों को मुख आवरण का प्रयोग करना चाहिए, मतलब मास्क पहनना चाहिए। ठीक है, ये जो कुछ ये याद है श्वसन के विकार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्वेश्चन लेके भी आऊँगा तो इस पे ज़्यादा ही क्वेश्चन बनेंगे, याद रख लेना। ठीक है, अब आप आगे देख सकते हो कि अभी तो आ गया सारांश, और इसी के साथ हमने एक और अध्याय कंप्लीट कर लिया है। कौन सा? श्वसन और गैसों का विनिमय। तो ये भी अध्याय कंप्लीट होता है। और आप सब लोग यहाँ तक देख रहे हो तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। आप सभी का धन्यवाद। और मैं जल्दी ही अगला अध्याय लाऊंगा, और आप कमेंट भी कर सकते हो कि अगला अध्याय में कौन सा लेके आऊँ और क्या कमी है उसमें क्या सुधार कर सकता हूँ। ऐसा आप सजेशन कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।